वेलकम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि जो आदर्श कृष्णिका है, आदर्श कृष्णिका के लिए दो नियम थे। लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए वीन का विस्थापन नियम और दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए इस तरह से ग्राफ था, और दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए किसका नियम था? रेले जीन्स का नियम। किसी एक ही नियम के द्वारा संपूर्ण वक्र को समझाया नहीं जा रहा था। तो इसके बाद क्वांटम थ्योरी का यूज करते हुए मैक्स प्लांक ने अपना कौन सा नियम दिया? वितरण नियम, या आदर्श कृष्णिका के लिए विकिरण का वितरण नियम बोल सकते हैं पूरा, वो दिया था। तो इसके लिए इसने क्या कहा था कि आदर्श कृष्णिका के अंदर जितनी भी रेडिएशंस हैं, जितनी भी विकिरण है, वो सारी किसके रूप में है? फोटॉन्स के रूप में। और फोटॉन्स कैसे हैं? फोटोन है वहां पर बोसोन्स, और बोसोन्स के लिए जो वितरण फलन होगा वो कितना था? Ni/Gi इक्वल टू 1/e की पावर में अल्फा प्लस में बीटा EI, और यहाँ पर बोसोन्स के लिए कितना है? -1, और फर्मी डिराक के लिए +1, ये होता था। ठीक है। अब यहाँ पर जो फोटोन है, तो वो फोटोन है वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। जिस तरह से किसी भी गैस के जो कण है वो मूव कर सकते हैं, उसी तरह से फोटोन है वो भी मूव कर सकते हैं। तो फोटोनों को एज ए फोटोन गैस के बाद ही मान सकते हैं हम। तो फोटोन गैस के लिए जो अल्फा है उसका मान यहाँ पर होता है 0। अल्फा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है फोटोन्स गैस के लिए? 0। तो यहां से Ni/Gi इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/e की पावर में बीटा EI माइनस के 1, ये हो जाएगा। यहां पर इसको अपन लिख सकते हैं Ni इक्वल टू Gi/e की पावर में, ये 0 हो गया, बीटा EI माइनस के 1, इस तरह से लिख सकते हैं। Ni क्या है? आईवी कोष्ठका में कणों की संख्या, और Gi क्या है? उस आईवी कोष्ठका का सांख्यिकी भाग। तो आईवी कोष्ठका में कणों की संख्या अल्पांश होगी, तो इसको हमने dn से रिप्रेजेंट कर दिया, और G है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया Gp/dp से। किससे? Gp/dp से, और यहाँ पर e की पावर में बीटा EI माइनस के 1, इतना लिख दिया हमने। Gn इक्वल टू Gp/dp अपॉन में e की पावर में बीटा EI माइनस 1। Gp/dp किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? Gi हुई, और Gi क्या था? P तथा P प्लस dp, जो इतने संवेग की जो रेंज है, P मतलब संवेग, मोमेंटम है, P तथा P प्लस dp संवेग परास में दोलक विधाओं की संख्या, दोलक विधाओं की संख्या है। क्या है? दोलक विधाओं की संख्या। मतलब क्या रहा कि इसमें कोई भी आईवी कोष्ठका थी, उस आईवी कोष्ठका को हमने कितनी सह कोष्ठकाओं से मिलकर बना हुआ माना, यानी कि उसमें वितरित करने के कितने तरीके हो सकते हैं, उसको बोल रहे थे हम Gi। और ये Gi कितने के बराबर हमने नॉर्मली रिप्रेजेंट कर दिया Gp/dp। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें कितने तरीके हैं? तरीके मतलब विधा, कि P तथा P प्लस dp जो संवेगी कितनी परास है, उनके जो भी उसमें विकिरण होंगे या फोटोन होंगे, उनका संवेग होगा। तो संवेग अगर P तथा P प्लस dp के मध्य है, तो उनके वहां पर वितरित करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो Gp/dp को हम नॉर्मली किससे लिख सकते हैं? देखो, Gp/dp क्या था? किसी भी आईवी कोष्ठका को हमने कितनी सह कोष्ठकाओं से मिलकर बना हुआ माना। तो आईवी कोष्ठका है, तो कोष्ठका का आयतन हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? H से। और एक कोष्ठका का न्यूनतम आयतन कितना हो सकता है? H3। कितना हो सकता है? H3। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि दीवार पूरी एक कोष्ठका है, और उसको हमने कितनी सह कोष्ठकाओं से निर्मित मान लिया? जितनी ईंटें हैं, जैसे कि एक दीवार है, उसको हमने कितनी सह कोष्ठकाओं से निर्मित माना, उसको हमें निकालना है। तो दीवार के आयतन में यदि हम एक ईंट के आयतन का भाग दे दें, तो वो कुल ईंटों की संख्या आ जाएगी, यानी कि जितनी हमने सह कोष्ठकाएं बनाई हैं उनकी संख्या आ जाएगी। तो एक जो जिस तरह से अपन ने एक निकाय है, इसको इस तरह से माना, तो इसकी ये वाली जो कोष्ठका है इसको आईवी कोष्ठका मान लिया। तो इसको हमने कितनी सह कोष्ठकाओं से निर्मित माना है वो निकालना है। तो इस कोष्ठका का पूरा आयतन कितना है? H। इसमें एक मिनिमम कोष्ठका के आयतन का भाग दे देते हैं, कितना हो सकता है वो? H3। तो H/H3 कितना आ जाएगा? ये उन दोलक विधाओं की संख्या, या फिर कोष्ठकाओं की, सह कोष्ठकाओं की संख्या, या फिर बोल सकते हैं सांख्यिकी भार आ जाएगा आईवी कोष्ठका का। तो ये आ गया। लेकिन इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? इसमें देखो कोष्ठकाओं की जो संख्या है, वितरित करने के तरीके किनके लिए हम देख रहे हैं? इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, यानी कि फोटॉन्स के लिए। फोटोन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स दिशा में संचरित हो रही है, एक्स दिशा में संचरित हो रही है, तो वो द्रव्यता y दिशा में भी हो सकती है, या फिर
जेड दिशा में भी ध्रुवित हो सकती है, ठीक है, यानी कि एक्स दिशा में अगर कोई भी तरंग संचलित हो रही है तो वो एक्स वाई दिशा में ध्रुवित हो सकती है या फिर जेड दिशा में ध्रुवित, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड पढ़ा था आपने ऑप्टिक्स में ध्रुवित प्रकाश, तो उसके वाई दिशा में भी ध्रुवित होने की चांसेस हैं और जेड दिशा में ध्रुवित होने की चांसेस है, मतलब उसके पास डायरेक्शन कितनी रही ध्रुवित होने की, दो हो गई। तो जस्ट एक कोष्ठका दो कोष्ठकाओं की तरह बिहेव कर रही है कि उसमें वाई दिशा में भी ध्रुवित हो सकती हैं फोटॉन्स या फिर जेड दिशा में भी हो सकती हैं। तो जीपीडीपी कितने के बराबर हो गया हमारे पास 2h/hq। h/hq तो क्या था, कुल कोष्ठकाओं की संख्या आ गई, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि द्रवित होने के दो चांसेस हैं उसके, बाई और जेड में, यदि एक्स दिशा में संचरित हो रही है। क्योंकि अब यहां पर निकालना है इसको, जीपीडीपी इक्वल टू 2, ये कितना था h, एक कोष्ठका का आयतन हम कितना ले रहे थे, dx d बाई dz dpx dp बाई dpz कला निर्देश तंत्र के अंतर्गत, ठीक है, फेज स्पेस के अंतर्गत, और ये हो गया h क्यूब dx d बाई dz, इसको हम वॉल्यूम लिख रहे थे v, आयतन हो जाएगा ये कोष्ठका का, v अपॉन में h क्यूब हो जाएगा, dpx dpy और dpz, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, gp dp की, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया, इसको 3 डाल दिया, और इसके बाद इसको डाल दिया 4, इसके बाद इसको डाल दिया 5। अब यहाँ पर मेन चीज है dpx dpy dpz की वैल्यू निकालना। तो dpx dpy dpz क्या हो गया, एक अल्पांश हो गया। तो dpx dpy dpz की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दो संकेंद्रीय गोले माने इस तरह से, एक तो ये p त्रिज्या का मान लिया और ये मान लिया हमने p प्लस dp त्रिज्या का, p प्लस dp त्रिज्या का अगर हमने गोला मान लिया तो इसके बीच का जो वॉल्यूम होगा, इसका बीच का जो वॉल्यूम होगा वो अल्पांश आयतन कहलाएगा। दोनों का जो कॉमन वाला भाग है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, अल्पांश आयतन। तो अल्पांश आयतन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, dpx dpy dpz, क्योंकि संवेग के ही तीन घटक होंगे px py pz, पहले भी काम किया था हमने ये वाला 3rd यूनिट के अंतर्गत। तो dpx dpy dpz कितना हो जाएगा हमारे पास, इस बीच वाले का हमें आयतन निकालना, तो क्या करें, बड़े गोले में के आयतन में से 4/3 पाई p प्लस dp क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, बड़े गोले के आयतन में से छोटे गोले के आयतन को घटा दें, यानी कि 4/3 पाई p क्यूब, ये कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, dpx dpy dpz की वैल्यू, इसको ओपन करते हैं, 4/3 पाई बाहर ले लिया, p प्लस dp का होल क्यूब माइनस p क्यूब, इस तरह से, तो 4/3 पाई, इसको ओपन करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो p क्यूब प्लस dp क्यूब प्लस a स्क्वायर b 3p स्क्वायर dp, प्लस में कितना हो जाएगा 3p dp का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस के p क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो dp है बहुत अल्प है, dp है बहुत अल्प है, जैसे कि p क्यूब से p क्यूब तो पहले कैंसिल आउट हो गया, dp अल्पांश है तो dp की पावर क्यूब और छोटा हो जाएगा, जैसे कि dp को हमने मान लिया कि 1/4 है, 1/4 है, तो dp का स्क्वायर करोगे तो 1/16 आ जाएगा और छोटा हो जाएगा, और इस तरह से क्यूब करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो वो और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं इसमें, तो ये वाली जो टर्म है इसको नेग्लिजिबल कर दिया, dp स्क्वायर वाली को नेग्लिजिबल कर दिया इसकी तुलना में, ये तो कैंसिल आउट हो गए, इसकी तुलना में dp स्क्वायर और dp क्यूब, इन दोनों टर्म को हमने क्या कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया, जिससे कि हमारे पास dpx dpy dpz हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/3 पाई, और ये कितना आ जाएगा 3p स्क्वायर dp, और 3 से 3 गए यहाँ पर 4 पाई p स्क्वायर dp, कितना आ जाएगा ये dpx dpy dpz। तो देखें इसमें पहले यहां तक लिख दिया था आपने कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को फोटोन गैस के भांति माना जा सकता है, उसके आगे लिखना है नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना किसने काम में आईवी कोष्ठका में उपस्थित फोटोनों, ब्रैकेट में लिख देना कणों की संख्या ni, माना किसने काम में आईवी कोष्ठका में उपस्थित फोटोनों, ब्रैकेट में लिख देना कणों की संख्या ni,
एवं कोष्टिका का सांख्यिकी भार GI है। एवं कोष्टिका का सांख्यिकी भार GI है। एवं कोष्टिका में फोटॉन्स की ऊर्जा EI है। एवं कोष्टिका में फोटॉन्स की ऊर्जा EI है। तब BES के वितरण फलन से लिख दो NI/GI इक्वल टू 1/e की पावर में अल्फा प्लस बीटा EI माइनस के 1। फोटॉन्स गैस के लिए अल्फा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 तक लिख देना इसको। थर्ड तक या 5 तक पूरा कंप्लीट कर दो। थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ इक्वेशन के बाद एक लाइन और लिखानी है। फोर्थ के बाद फोर्थ तक कंप्लीट करो उसको। लिखना इसमें आगे समीकरण नंबर 4 के बाद लिखना समीकरण 4 में 2 का गुणा इसलिए किया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें समीकरण 4 में 2 का गुणा इसलिए किया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें यदि x दिशा में संचलित हो रही हैं यदि x दिशा में संचलित हो रही हैं तो ये y तथा z दिशा में द्रवित हो सकती हैं। तो ये y तथा z दिशा में द्रवित हो सकती हैं। तो ये y तथा z दिशा में द्रवित हो सकती हैं। इसके बाद इक्वेशन नंबर 5 तक लिख दो, जहां v क्या है, कृष्णिका का आयतन। जो कैपिटल V लिखा है वो क्या है, कृष्णिका का आयतन। समीकरण 5 तक लिखने के बाद आगे लिखना, यहां dpx dp/dpz का मान ज्ञात करने के लिए dpx dp/dpz का मान ज्ञात करने के लिए संवेग निर्देश तंत्र में P तथा P प्लस dp त्रिज्या के दो संकेंद्रीय गोलों का निर्माण करते हैं। P तथा P प्लस dp त्रिज्या के दो संकेंद्रीय गोलों का निर्माण करते हैं। तब इस गोले को बनाओ और पूरा लिख दो यहां तक। dpx dpy dpz की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर
4 पाई पी स्क्वायर डीपी, इस तरह से लिख देना। इसको डाल दिया था आपने इक्वेशन नंबर 5, इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 6। तो समीकरण 6 से समीकरण 5 में अगर हम वैल्यू पुट करें तो समीकरण 6 से समीकरण 5 में मान रखने पर, समीकरण 6 से समीकरण 5 में हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, जीपी डीपी इक्वल टू कितना 2v अपॉन में h क्यूब, और यहाँ पर dpx dp बाई dpz जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 पाई p स्क्वायर dp, ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8 पाई p स्क्वायर dp, ठीक है, इनटू में v अपॉन में h क्यूब, ये कितने के बराबर आ गया gp dp के बराबर। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 7। यहां तक कंप्लीट करो, इसको यहां तक कंप्लीट करिए इसको समीकरण 7 तक। तो जीपी डीपी क्या है, इसकी जो वैल्यू है समीकरण 3 में पुट करेंगे। समीकरण 3 में मान रखने पर जीपी डीपी की जो वैल्यू आई है dn इक्वल टू कितना जाएगा 8 पाई p स्क्वायर dp, और ये हो जाएगा v अपॉन में h क्यूब, और यहां पर आ जाएगा e की पावर में बीटा ei माइनस के 1, इतना हो जाएगा ये। ठीक है, और यहां पर जो बीटा है वो कितना होता था 8 पाई p स्क्वायर dp, ये v हो गया, ये h क्यूब e की पावर में ei क्या है, आई की कोशिका की एनर्जी, वो फोटॉन्स की एनर्जी के बराबर हो जाएगा h न्यू अपॉन में बीटा की वैल्यू 1 अपॉन kt माइनस की 1, इतना हो जाएगा dn का मान। dn क्या था, dn किसको मान रहे थे ni, यानी IV कोशिकाओं में कणों की संख्या को मान रहे थे। और यदि हम इसमें आयतन का भाग दे दें, आयतन का भाग दे दिया तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एकांक आयतन में फोटॉन्स की संख्या को, एकांक आयतन में फोटॉन्स की संख्या को, अरे हाँ या ना, अतः एकांक आयतन में फोटॉन्स की संख्या, एकांक आयतन में जो फोटॉन्स की संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो कितने हो जाएंगे, जब v इक्वल टू हम क्या रखते हैं वहां पर 1, एकांक आयतन में फोटॉन्स की संख्या निकालनी है तो dn इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 8 पाई p स्क्वायर dp अपॉन में h क्यूब e की पावर में h न्यू अपॉन में kt माइनस के 1, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एकांक आयतन में कणों की संख्या की वैल्यू आ गई। क्योंकि एक फोटॉन्स की ऊर्जा कितनी होती है, क्योंकि एक फोटॉन की ऊर्जा है, इधर देख लो पहले, क्योंकि एक फोटॉन की ऊर्जा है वो कितनी होती है h न्यू, इसलिए एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसलिए एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन में जितने कण होंगे, जितने फोटॉन्स होंगे, जैसे कि एक फोटॉन की ऊर्जा तो कितनी है h न्यू, और एकांक आयतन में इस तरह से dn फोटॉन्स हैं तो उनकी टोटल कितनी ऊर्जा हो जाएगी dn इंटू h न्यू, तो एकांक आयतन की जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी dn इंटू h न्यू, dn इंटू h न्यू, जो कि क्या कहलाएगी एकांक आयतन की ऊर्जा। जैसे कि एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाएगा, एकांक आयतन में कणों की संख्या क्या कहलाती है, संख्या घनत्व कहलाती है, रो नंबर
ठीक है, रो एन कहलाती है। इसी तरह से एकांक आयतन की यदि हम ऊर्जा निकालें तो वो भी क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व, रो ई क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व। तो एकांक आयतन की ऊर्जा वो कितने के बराबर है, dn इंटू एच न्यू, जो कि ऊर्जा घनत्व के, जो कि ऊर्जा घनत्व की क्या होगी, बराबर होगी, ऊर्जा घनत्व के बराबर होगी, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पर किससे, यू न्यू डी न्यू से, यू न्यू डी न्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे इसको, यू न्यू डी न्यू से। तो कितना हो जाएगा, डी एन यू न्यू डी न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एन इंटू में एच न्यू। एकांक आयतन की जो ऊर्जा है उसको हमने बोल दिया ऊर्जा घनत्व, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको यू न्यू डी न्यू से। वो कितना हो जाएगा, 8 पाई पी स्क्वायर डीपी अपॉन में एच क्यू ई की पावर में एच न्यू अपॉन में के टी माइनस के 1, और इसमें एच न्यू से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये किसकी एनर्जी आ गई, एकांक आयतन की ऊर्जा आ गई उस आदर्श किस निकाय की। अब यहां पर जो P है, चूंकि दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा इक्वल टू कितना होता है, h अपॉन p। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बाई लैम्ब्डा, और चूंकि c इक्वल टू कितना होता है, न्यू लैम्ब्डा। कर क्या रहे हैं, पूरी जो टर्म है हमने न्यू के टर्म में लिखी है, तो संवेग को हम भी न्यू की टर्म में लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो संवेग है p, उसको भी हम किसकी टर्म में लिख रहे हैं, न्यू की टर्म में। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c बाई न्यू। तो c बाई न्यू, h न्यू अपॉन में c, ये संवेग हो जाएगा। तब इस समीकरण को हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 9, जो ऊर्जा घनत्व है। देखो यहां तक पहले इसको, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर जो 9 है उससे यू न्यू डी न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 पाई p की वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पर h न्यू अपॉन में c का स्क्वायर, और ये dp अगर निकालना है तो dp इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन c तो कांस्टेंट है, और dp निकालेंगे या यहाँ ही लिख देना कि dp इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन में c d न्यू, इतना हो जाएगा। तो h अपॉन c और ये हो जाएगा d न्यू, और ये हो जाएगा h न्यू अपॉन में h क्यूब e टू दी पावर में h न्यू अपॉन में k t माइनस के 1, ठीक है, इस तरह से। तो u न्यू d न्यू इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 8 पाई h क्यूब से h क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे का, तो यहां पर कितना बचेगा, c क्यूब बचेगा e की पावर में h न्यू अपॉन में k t माइनस के 1, ठीक है। ये हो जाएगा, ऊपर बचेगा न्यू स्क्वायर न्यू 8 पाई h न्यू क्यूब और d न्यू, इतना बच जाएगा। ये लास्ट में फॉर्मूला आया आवृत्ति की टर्म में, जिसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 10। ये कंप्लीट हुआ है मैक्स प्लांक का वितरण नियम या वितरण नियम, यू न्यू डी न्यू 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन सी क्यू e टू दी पावर h न्यू अपॉन k t माइनस के 1।
इक्वेशन 10 लिखने के बाद आगे लाइन लिखना है। उपरोक्त समीकरण आदर्श कृष्णिका के लिए, उपरोक्त समीकरण आदर्श कृष्णिका के लिए एकांक आयतन की ऊर्जा, ब्रैकेट में लिख देना, ऊर्जा घनत्व को व्यक्त करती है। एकांक आयतन की ऊर्जा, ब्रैकेट में लिख देना, ऊर्जा घनत्व को व्यक्त करती है। ठीक है, अब इसका यूज करते हुए हमें तीन चीजें तो निकालनी है इसमें। एक तो वीन का विस्थापन नियम, जो कि लैम्बडा एम इंटू टी इक्वल टू कितने के बराबर था, बी के बराबर, इसको निकालना है। एक लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए जो वीन का विकिरण नियम था, वीन का विस्थापन नियम है ये, और वीन का विकिरण नियम है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। विस्थापन होता था, विस्थापन क्यों बोलते थे इसमें, जैसे इस तरह से ग्राफ आता था तो इसमें जो लैम्बडा एम है वो इधर की ओर शिफ्ट होता हुआ जाता था। ठीक है, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते तब, इसलिए इसको विस्थापन नियम बोलते हैं, और वो विकिरण नियम है क्योंकि विकिरण वाले ग्राफ को समझा रहा है। तो वीन का विकिरण नियम इधर था और रेले जीन्स का नियम लघु दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए था। ठीक है, इन दोनों के लिए हमें इसी फॉर्मूले से वो चीजें एवेल्यूट करनी है यहाँ पर, तो वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।